Hello students, in today's lecture we will be learning about receivables management. The topics for today's lecture is concept of receivable management. We will learn about significance of receivable management. We will further learn about credit policy and credit terms. Now let's start with the introduction to receivables management. What is receivable management? क्या होता है receivable management? Receivable management, it refers to the sum of all monies owed to the firm by customers arising from the sale of goods or services in the ordinary course of business. It includes, इसमें क्या क्या आता है? Debtors, accounts receivables, book dates, customer receivables and trade receivable. रिसीवेबल मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है? जो भी कस्टमर्स है उससे हमें क्या मिलता है? जो भी रिसिप्ट्स मिलते हैं, जो भी रिसीवेबल अमाउंट होता है वो क्या मिलता है? वो मिलता है हमें कस्टमर्स के थ्रू. रिसीवेबल का मतलब होता है कस्टमर्स. रिसीवेबल्स मैनेजमेंट मीन्स हमें कस्टमर को कितने दिन के लिए उधार देना है. कस्टमर को हम उधार सामान बेचते हैं तो उसे हमारी सेल बढ़ जाती है. एक शॉपकीपर है, सिर्फ नगद सामान बेचता है तो जिसके पास कैश होगा वही खरीदी उसके पास करेगा. एक दूसरा शॉपकीपर है जो बोलता है, जो बेचता है नगद भी और उधार भी देता है. उधार बेचने वाला थोड़ा रिस्क लेता है, लेकिन उधार बेचने वाले के पास दोनों टाइप्स के लोग आएंगे. उधार लेने वाले भी आएंगे और नगद लेने वाले भी आएंगे. तो उसमें उसका फ़ायदा भी, और अगर कोई कस्टमर उधार लेता है और जल्दी पेमेंट नहीं करता है तो उसमें उसका लॉस भी होता है. दोनों भी है, फ़ायदा भी है और नुकसान भी होता है. उधार जब मिलता है तो लोगों की बाइंग कैपेसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. सेलर को ज़्यादा सामान बेचने का मौका मिलता है, और जब सेलिंग बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाता है. तो इससे क्या हो जाता है? प्रॉफिट इंक्रीज होने के लालच में वो क्या करता है? पैसा डूबने का रिस्क उठाने के लिए भी तैयार हो जाता है, क्योंकि पैसा डूब भी सकता है लेकिन सारा पैसा नहीं डूबता है. आपकी सेल बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है, कुछ परसेंट डूब भी जाता है पैसा. अगर वो डूबने वाली परसेंटेज जो इनकम जनरेट हो रही, नई इनकम जनरेट हो रही, जो प्रॉफिट हो रहा है उससे कम है तो क्या होता है? ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. तो यहाँ पर हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें हम यही चेक करेंगे कि हमें कितने दिन की क्रेडिट पॉलिसी रखने पर कितने दिन का कितना रिस्क होना चाहिए, कितना रिस्क होने की संभावना है, और हमें उतनी क्रेडिट पॉलिसी ऑफर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. तो चलिए हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रिसीवेबल्स मैनेजमेंट. क्रेडिट पॉलिसी एंड क्रेडिट टर्म्स. देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ अ कंपनी मस्ट अंडरगो व्हेन डेवलपिंग अ क्रेडिट पॉलिसी. वहाँ पे क्रेडिट पॉलिसी कंपनी क्या करती है? डेवलप करती है. तो वहाँ पे क्या क्या आता है? फर्स्ट, एस्टैब्लिश ऑफ क्रेडिट स्टैंडर्ड्स. देन सेकेंड इज एस्टैब्लिश ऑफ क्रेडिट टर्म्स. एंड थर्ड इज एस्टैब्लिश अ कलेक्शन पॉलिसी. तो उससे पहले हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट. तो क्या फ़ायदे हैं रिसीवेबल मैनेजमेंट के? फर्स्ट इज ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स. क्या होता है? ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट होती है रिसीवेबल्स में. देन सेकेंड इज एनालाइज क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ कस्टमर का क्रेडिट वर्दीनेस हम क्या कर सकते हैं? एनालाइज कर सकते हैं. किसके थ्रू? रिसीवेबल मैनेजमेंट के थ्रू. देन नेक्स्ट इज इंक्रीज इन सेल्स. अगर हम रिसीवेबल मैनेजमेंट अच्छे से प्रॉपर कर पाएंगे तो उसमें क्या होगा? हमारा सेल में इंक्रीज हो जाएगा. सेल क्या हो जाएगा? वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा. देन नेक्स्ट इज इंक्रीज इन प्रॉफिट्स. अगर हमारा सेल बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? वहाँ पे हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा. देन लास्ट इज मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ
फर्म। और जैसे ही सेल बढ़ता है कंपनी का, प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ फर्म। फर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर है सिग्निफिकेंस ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज accumulation ऑफ रिसीवेबल्स। accumulation मीन्स कलेक्ट करना, गैदर करना। accumulation ऑफ रिसीवेबल्स primarily affected by the volume of credit sales, the average length of time between sales and collection, that is days outstanding or receivables conversion period. Accumulation of receivables is equal to credit sales per day into average length of collection period. अभी accumulation कैसे करना है receivables का, वहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ पे accumulation of receivables is equal to credit sales per day into average length of collection period. तो इस फॉर्मूला से हमें कैलकुलेट हम कर सकते हैं accumulation period of receivables management, accumulation of receivables. पर्पस क्या होता है रिसीवेबल मैनेजमेंट का, रिसीवेबल मैनेजमेंट क्यों करना है, पर्पस इज इंक्रीज इन सेल्स। क्या होना चाहिए, रिसीवेबल मैनेजमेंट के थ्रू सेल में इंक्रीज होना चाहिए। अभी हमने सिग्निफिकेंस देखे थे, उसमें दिया था इंक्रीज इन प्रॉफिट्स एंड मीटिंग द कॉम्पिटिशंस। ये है उसके पर्पस, पर्पस ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज रोल ऑफ क्रेडिट मैनेजर। अभी क्रेडिट मैनेजर का रोल इसमें क्या आएगा रिसीवेबल मैनेजमेंट में, फर्स्ट इज ऑब्टेन क्रेडिट इंफॉर्मेशन। क्रेडिट मैनेजर को क्या करना है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन क्या करनी है, ऑब्टेन करनी है। द नेक्स्ट इज एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट प्रपोजल्स। क्या करना है, एनालाइज करना है एंड इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट प्रपोजल। क्रेडिट प्रपोजल का एनालाइजेशन करना है और उसको इवैल्यूएट करना है। द नेक्स्ट इज सेटिंग अप क्रेडिट स्टैंडर्ड्स। क्या करना है, क्रेडिट मैनेजर को सेटिंग अप क्रेडिट स्टैंडर्ड्स सेट करने। द नेक्स्ट इज सेटअप क्रेडिट टर्म्स। क्रेडिट मैनेजर को रिसीवेबल मैनेजमेंट करने के लिए क्या करना है, उसको क्रेडिट टर्म्स सेटअप करने हैं ताकि जल्दी से रिसिप्ट्स मिल सके, जल्दी से रिसीवेबल अमाउंट्स आ सके। देन नेक्स्ट इज क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजंस। देन कंट्रोलिंग अकाउंट्स रिसीवेबल कंट्रोल करने हैं उसे क्रेडिट मैनेजर को। एंड लास्ट इज प्रोवाइडिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्रेडिट मैनेजर को क्या करना है, प्रोवाइडिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन किसको देना है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को, कि कितने अकाउंट्स रिसीवेबल हो रहे, रिसिप्ट्स कितने आ रहे, कितने जा रहे, कैश फ्लो कैश आउटफ्लो कैसे हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करनी है, क्रेडिट मैनेजर को, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो क्रेडिट मैनेजर का रोल क्लियर है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है, यहाँ पे तीन टाइप्स दिए हुए यहाँ पे क्रेडिट पॉलिसी में। फर्स्ट इज क्रेडिट स्टैंडर्ड्स एंड सेकंड इज क्रेडिट टर्म्स एंड लास्ट वन इज कलेक्शन पॉलिसी। तो फर्स्ट देखते हैं क्रेडिट स्टैंडर्ड्स। क्रेडिट स्टैंडर्ड्स क्या होता है, क्रेडिट स्टैंडर्ड्स में क्या आएगा, कलेक्शन ऑफ कॉस्ट कलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट इज सेकेंड इज एवरेज कलेक्शन पीरियड, हमें चेक करना है एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना होना चाहिए, कॉस्ट कलेक्शन का पीरियड कितना होना चाहिए। देन थर्ड इज एक्सटेंड ऑफ बैड डेट्स एक्सटेंड कैसे होते, और लास्ट वन इज लेवल ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे क्रेडिट स्टैंडर्ड्स में क्या दिया है, 5 टाइप्स दिए उसके, कैरेक्टर, देन कैपेसिटी, कैपिटल, कोलैटरल एंड कंडीशन। तो ये क्या होता है, कैरेक्टर क्या है, कैपेसिटी, कैपिटल क्या होता है, ये हम डिस्कस करते हैं। कलेक्शन पॉलिसीज वेरी वाइडली अमंग इंडस्ट्रीज। सम कंपनीज डू नथिंग व्हेन देयर कस्टमर्स डोंट पे। कुछ नहीं करती है अगर उनकी कुछ कंपनीज क्या करती है, कस्टमर्स पे नहीं करती है तो कुछ नहीं करती है। लेकिन अदर सेंड आउट अ रिमाइंडर, अदर कंपनीज क्या करती है, कुछ कंपनीज क्या करती है, रिमाइंडर सेंड करती है उनको, कस्टमर्स को, कि हमारा पैसा जल्दी पे करो, हमारा पेमेंट जल्दी से करो। नोटिफाइंग कस्टमर्स दैट देयर पेमेंट इज लेट एंड सम कंपनीज में इवन टेक लीगल एक्शन एट द फर्स्ट लेट
पेमेंट। कुछ कंपनी क्या करती है, टेक लीगल एक्शन एट द फर्स्ट लेट पेमेंट। फर्स्ट लेट पेमेंट होता है तो वहीं पे क्या करती है, वो लीगल एक्शन लेती है। तो फर्स्ट वन इज कैरेक्टर। कैरेक्टर इज द borrower trustworthy with a history of meeting its debt obligation. Then second is capacity. Capacity will the borrower have enough cash flow to make its payments. The next, capital. Capital does the borrower have enough capital to justify the loan. Capacity check करना. Character means it is the borrower trustworthy with a history of meeting its debt obligations. Character means हमें क्या करना है, क्रेडिट स्टैंडर्ड्स में हमें देखना है कि वो कस्टमर बोरो करता है, हमसे उधार लेता है, तो हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, ये बाद में हमारा पेमेंट करेगा या नहीं करेगा. देन कैपेसिटी विल द बोरोअर हैव इनफ कैश फ्लो टू मेक इट्स पेमेंट्स. तो बोरोअर के पास इनफ कैश फ्लो है कि नहीं, उसकी कैपेसिटी है कि नहीं, कि वो हमारा पेमेंट जल्दी से करेगा या नहीं करेगा, वो हमें क्या करना है, क्रेडिट स्टैंडर्ड्स में चेक करना है. देन नेक्स्ट इज कैपिटल डज द बोरोअर हैव इनफ कैपिटल टू जस्टिफाई द लोन. तो बोरोअर के पास कैपिटल उतना है या नहीं, इनफ कैपिटल है या नहीं, वो क्या हमें करना है, जस्टिफाई करना है इन क्रेडिट स्टैंडर्ड्स. नेक्स्ट वन इज कोलैटरल डज द बोरोअर हैव एनी असेट्स दैट कैन सिक्योर द लोन. कोलैटरल मीन्स अभी बोरोअर के पास कोई असेट्स है या नहीं है, ये हमें क्या करना है, वहाँ पे चेक करना है. देन लास्ट इज कंडीशंस क्या है, कंडीशंस हाउ आर बोथ द बोरोअर एंड द इकोनॉमी परफॉर्मिंग एंड हाउ आर दे एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म. ये क्या है, कंडीशन है इन क्रेडिट स्टैंडर्ड्स में हमने देखा कैरेक्टर क्या होता है, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलैटरल एंड लास्ट वन इज कंडीशन. द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिट टर्म्स. अभी क्रेडिट टर्म्स क्या होते हैं, credit terms are the payment terms mentioned on the invoice at the time of buying goods. Credit term क्या है, are the payment terms mentioned on the invoice. invoice पे क्या किया जाता है, जब आप गुड्स बाय करते हो तो उसके ऊपर क्रेडिट टर्म्स, पेमेंट की टर्म्स वहाँ पे मेंशन की होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, क्रेडिट टर्म्स. इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सेलर. वो क्या होता है, क्रेडिट टर्म्स, बायर, इनवॉइस क्या होता है, एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में. इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सेलर अबाउट द टाइमिंग्स एंड पेमेंट टू बी मेड फॉर द गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज पेमेंट टर्म्स. क्रेडिट टर्म्स को हम क्या बोल सकते हैं, पेमेंट टर्म्स भी बोल सकते हैं. तो इसमें क्या आता है, क्रेडिट टर्म्स में क्रेडिट पीरियड, कैश डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट पीरियड. टाइप्स ऑफ क्रेडिट टर्म्स क्या क्या आते हैं उसमें, कैश ऑन डिलीवरी, पेमेंट इन एडवांस, प्रीपेड एंड स्टेज पेमेंट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज. ये क्या है, टाइप्स ऑफ क्रेडिट टर्म्स. ये क्रेडिट टर्म्स के टाइप्स है. क्रेडिट टर्म्स में क्या क्या चेक करना पड़ता है, क्रेडिट पीरियड, देन कैश डिस्काउंट दिया है आपने, कैश डिस्काउंट कितना होता है, क्रेडिट पीरियड कितना है, कब हमारा पेमेंट हमें मिलेगा, देन कैश डिस्काउंट पीरियड आपने कितना दिया हुआ है, ये क्या करना है, क्रेडिट टर्म्स में चेक करना है, क्रेडिट टर्म्स में दिया हुआ होता है. देन कलेक्शन पॉलिसी में क्या आता है, करस्पॉन्डेंस, टेलीफोन कॉल्स, पर्सनल विजिट्स एंड लीगल एक्शन एक्सेट्रा. कलेक्टिंग रिसीवेबल्स कैसे होता है, कलेक्शन पॉलिसी कैसी होती है, कंपनीज यूज डिफरेंट मेथड्स टू कलेक्ट देयर आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स. कंपनी क्या करती है, डिफरेंट मेथड्स यूज करती है, क्या करने के लिए, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स कलेक्ट करने के लिए. लाइक स्टैंडिंग आउट रिमाइंडर्स और सेंडिंग आउट रिमाइंडर और एम्प्लॉइंग अ कलेक्शन पॉलिसी. क्या करती है, रिमाइंडर सेंड करती है कंपनी, किसको, उस बायर को, और एम्प्लॉइंग अ कलेक्शन पॉलिसी वहाँ पे रखती है.
अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स कलेक्ट करने के लिए। तो ये था कलेक्शन पॉलिसी। कलेक्शन पॉलिसी में क्या आता है, टेलीफोन कॉल्स, अगर वो बायर आपका पेमेंट जल्दी से नहीं कर रहा है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टेलीफोन कॉल्स वगैरह कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज पर्सनल विजिट्स, आप पर्सनल विजिट्स भी कर सकते हैं उस बायर के साथ। और लास्ट इज लीगल एक्शन, अगर वो बायर फिर भी आपने कॉल किया है, उसको पर्सनल विजिट भी किया है, उसको रिमाइंडर दिया हुआ है आपने, फिर भी वो क्या कर रहा है, आपका पेमेंट जल्दी से नहीं कर रहा है, आपके रिसिप्ट नहीं आ रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे लीगल एक्शन भी ले सकती है कंपनी, बायर के खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकती है। तो यहाँ तक क्लियर है कलेक्शन पॉलिसीज। देन नेक्स्ट पॉइंट इज मॉनिटरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल पोजीशन। क्या करना है, मॉनिटर करना है अकाउंट रिसीवेबल्स की पोजीशन। वहाँ पे दिए उसके टर्म्स, टू वाइडली यूज इम्पोर्टेंट टूल्स, दो टूल्स दिए हुए। फर्स्ट वन इज द डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग एंड सेकेंड इज एजिंग शेड्यूल। नेक्स्ट पॉइंट इज डेज सेल आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे कुछ फार्मूला दिया हुआ है कैलकुलेट करने का। डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, DSO is equal to average receivables into days in a year divided by net credit sales. तो डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग कैसे कैलकुलेट करना है हमें, डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स टर्नओवर। और थर्ड जो फॉर्मूला दिया हुआ है क्या है, रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स। The next point is cost of maintaining accounts receivables. कैसे दिया है यहाँ पे, कैसे कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स इंटू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डेली क्रेडिट सेल्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, एंड थर्ड इज एनुअल क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेज इन अ ईयर। ये सब फॉर्मूलाज है। देन नेक्स्ट यहाँ पे भी फॉर्मूला दिया हुआ है बैड डेट्स लॉसेस का। बैड डेट्स लॉसेस इज इक्वल टू एनुअल क्रेडिट सेल्स इनटू बैड डेट रेट। जैसे बैड डेट लॉसेस हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देन नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ कैश डिस्काउंट एंड थर्ड इज कलेक्शन कॉस्ट दिया हुआ है। देन लास्ट पॉइंट इज एनालाइजिंग द चेंजेस इन क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल्स। यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूलाज दिया है कैसे एनालाइज करना है क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल्स। कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स इज इक्वल टू प्रोडक्शन यूनिट इंटू कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय डेज इन अ ईयर। और लास्ट एक फॉर्मूला है कैलकुलेशन ऑफ बैड डेट लॉसेज इज इक्वल टू बैड डेट लॉसेस इज इक्वल टू एनुअल क्रेडिट सेल्स इंटू बैड डेट रेट। तो आप ऐसे एनालाइज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ करके क्या एनालाइज कर सकते हैं, चेंजेस इन द क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल्स, क्या क्या चेंजेस होते हैं क्रेडिट पॉलिसी में। तो यहाँ तक क्लियर है। आज हमने डिस्कस किया रिसीवेबल मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, देन क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट टर्म्स ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट, ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।